नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो इस पाठ में हम देखेंगे रॉकेट की धरती से अंतरिक्ष की यात्रा का दूसरा भाग, जिसको कहते हैं गुरुत्व मोड़, ग्रेविटी टर्न। और ये आता है जब वाहन ट्रोपोस्फियर को पार कर जाए और जब वायु का घनत्व काफी कम हो जाता है, तो जो ट्रोपोस्फियर का समस्या होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है वाहन को, वो अब नहीं रहता। तो अब उसे लंब से क्षैतिज दिशा में बदलना होता है अपनी दिशा, जिससे वो अपने निर्धारित कक्षा में सही से प्रवेश कर सके। अभी तक हमने रॉकेटों के बारे में ये नहीं देखा कि वो अपनी दिशा बदलते कैसे हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्रणोद सदिश नियंत्रण, इंग्लिश में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। अब जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, जैसे आपके पानी के जहाज़ों में भी पतवार होते हैं, रडर्स, जिनको वो हिला के रास्ता बदल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रॉकेट भी अपनी दिशा बदलते कैसे हैं और अपना गुरुत्व मोड़ को पूरा किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ तक थी रॉकेट की ट्रोपोस्फियर में उड़ान। अब आपको पता चल गया होगा कि रॉकेट सीधा ऊपर क्यों जाता है। वो इसलिए कि कोई भी खतरनाक पथ पे आपको कम से कम चलना है। पर ट्रोपोस्फियर पार करने के पश्चात अब वाहन को अपनी कक्षायिक उड़ान या ऑर्बिटल फ्लाइट की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और इसके लिए वाहन को लंब दिशा से क्षैतिज दिशा में होना होगा। The vehicle must change its direction from vertical to horizontal. अब इस दिशा को किस प्रकार से बदलें? ट्रोपोस्फियर जैसे ही हमें मालूम है सिर्फ 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सबसे निम्न कक्ष तक पहुंचने के लिए हमें और कम से कम 100 किलोमीटर और ऊंचाई तय करनी पड़ेगी। फिर हमें अपनी दिशा भी बदलनी है। तो क्या हम अब फिर से सीधा ऊपर जाके दिशा बदलेंगे? नहीं। और यह हम देख सकते हैं क्यों। सीधा ऊपर जाके फिर रुकना, फिर झटके से मुड़ना और फिर क्षैतिज दिशा में फिर गति देना, इसके लिए बहुत ईंधन खर्च हो जाएगा, बल्कि शायद इतना ईंधन रॉकेट के पास होगा भी नहीं। दूसरी बात है कि इस प्रकार का जो तीव्र मोड़ तकनीकी रूप से कठिन भी है, खतरनाक भी है और अनावश्यक है। हम चाहेंगे कि रॉकेट का मोड़ कुछ मुलायम हो, जिससे ईंधन भी कम लगे और आसान भी हो। तो इस मोड़ को जो रॉकेट वायुमंडल के ऊपरी भाग में लेता है, लंब से क्षैतिज दिशा में जाने के लिए, अपने कक्षा में प्रवेश करने के लिए, इससे हम कहते हैं ग्रेविटी टर्न या गुरुत्व मोड़। तो रॉकेट मुड़ता कैसे है? पहले हवाई जहाज को देखते हैं। हवाई जहाज के पूंछ पे पंख या फिर पतवार होते हैं। अब नीचे कैसे जाए? अगर पतवारों को इस प्रकार से तिरछा किया जिससे हवा उनके नीचे को लगे, तो हवाई जहाज की पूंछ उठेगी और चोंच नीचे हो जाएगी। तो अब हवाई जहाज नीचे को जाएगा। अब इसका उल्टा करें, जैसे पीछे के पतवार ऊपर की ओर तिरछा करो, जिससे हवा अब ऊपर से लगे, तो हवा पूंछ को नीचे दबा देगा और अब जहाज की चोंच ऊपर हो जाएगी और हवाई जहाज ऊपर को जाएगा। इसी प्रकार पीछे एक खड़ा पतवार है जो दाएं बाएं मुड़ता है और हवाई जहाज भी दाएं बाएं मुड़ता है। तो यह तो सरल है। वैसे मछली भी कुछ ऐसे ही अपनी दिशा बदलती है। तो यह तकनीक रॉकेटों पे भी लगाया जा सकता है। पहले पाठ में हमारा परिचय हुआ था पहले आधुनिक रॉकेट से, जर्मनी का V2, और इसमें हम देख सकते हैं कि नीचे पंख पतवारों का उपयोग। पर तब भी मैंने कहा था कि अब इन पतवारों का उपयोग नहीं होता है आजकल के रॉकेटों में। ऐसा क्यों है? पहले तो पतवारों का अलग वजन है जो रॉकेट का कुल भार बढ़ा देता है। दूसरी बात, पतवार वायुमंडल के ऊपरी भागों में और अंतरिक्ष में काम के नहीं है, क्योंकि हवा का घनत्व बहुत ही बारीक है। और तीसरी चीज़ है कि पंखों से वायु घर्षण बढ़ता है, जिसके कारण रॉकेट को ज़्यादा जोर और ज़्यादा ईंधन खर्चना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं के कारण तकनीकी प्रगति के साथ रॉकेटों पे पतवार समाप्त हो गए और उनकी जगह आया नई प्रणाली, जिसको कहते हैं प्रणोद सदिश नियंत्रण या थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। तो प्रणोद सदिश नियंत्रण है क्या? प्रणोद है धक्का, और धक्का एक वेक्टर है, सदिश राशि है, जिसका मूल और दिशा होता है। तो फिर प्रणोद सदिश नियंत्रण सीधे सीधे है कि हम अपने रॉकेट के धक्के पे नियंत्रण करें। और वो कैसे? हम प्रोपेलक की प्रवाह और दिशा पे नियंत्रण करें, जिससे हम रॉकेट की गति और दिशा पे नियंत्रण कर सकें। यहाँ पे बता दें कि पंख पतवारों की जगह प्रणोद नियंत्रण की प्रणाली को लाने में बहुत बड़ा हाथ है श्री वैसिली मिशन का। ये सोवियत संघ के रॉकेट कार्यक्रम के प्रमुख थे 1966 में सर्गे कोरोलियोव के बाद। पतवारों की जगह प्रणोद सदिश नियंत्रण को सोवियत रॉकेटों पर स्थापित करना इन्होंने 1950s में ही कर लिया था, जब वह एक इंजीनियर थे। अब हम देखते हैं प्रणोद नियंत्रण के कुछ तरीके। पहला आता है गिम्बलिंग। यहाँ पे आपके रॉकेट का पूरा दहन कक्ष और नोजल को एक घुमाऊ जोड़ से लटकाया जाता है, जिससे उसको दाएं बाएं घूमने की आज़ादी हो। इससे निकास करते प्रोपेलक की दिशा बदल सकते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया से रॉकेट भी अपनी दिशा को बदलेगा। इसको सिर्फ थोड़ा सा घूमने की जगह दी जाती है, जैसे अधिकतम 5 डिग्री, क्योंकि रॉकेट का धक्का इतना ज़्यादा होता है, अगर आपने ज़्यादा एंगल बदल दिया तो उससे उत्पन्न रॉकेट पे बला घूर्ण या टॉर्क से रॉकेट पे नियंत्रण खो सकते हो। फिर आते हैं हमारे सहायक प्रणोदक या ऑक्सिलरी थ्रस्टर्स। इनको वर्नियर रॉकेट्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे इंजन होते हैं जिन्हें रॉकेट के साइड वगैरह में लगाते हैं, और इनके फूंक से रॉकेट को अलग अलग अक्षों पे घुमाया जा सकता है। अब PSLV के इस चित्र को देखिए। आप नीचे देखोगे कि सहायक बूस्टर रॉकेट के साथ एक छुटका सा रॉकेट दिखता है। ये क्या है? अब इस पे जूम करके देखें तो इस पे लिखा है SITVC। ये SITVC क्या है? SITVC होता है सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, और हिंदी में द्वितीयक अंतक्षेपण प्रणोद सदिश नियंत्रण। तो ये द्वितीयक इंजेक्शन क्या होता है और इसका काम क्या है? तो द्वितीयक इंजेक्शन या दूसरा इंजेक्शन होता है एक केमिकल का, रॉकेट के बड़े नोजल में दहन कक्ष के नीचे, जिसमें प्रोपेलक गति से निकास करता है। इंजेक्शन होता है स्ट्रॉन्शियम परक्लोरेट का, जो एक प्रकार का बारूद है, और रॉकेट के नोजल में ये झोंक से प्रवेश करता है इंजेक्टर्स द्वारा। इंजेक्टर्स का काम पिचकारी का है, और नोजल के परिधि में ऐसे पिचकारी इंजेक्टर्स 24 लगे होते हैं। तो होता यह है कि इंजेक्टर्स द्वारा नोजल में साइड से फूंक डाला जाता है। इससे निकलते ईंधन की दिशा थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे रॉकेट पे प्रतिक्रिया का जोर भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। रॉकेट में टॉर्क या घूर्ण बल उत्पन्न होता है और रॉकेट अपनी दिशा बदल देता है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे रॉकेट गुरुत्व मोड़ के लिए अपनी दिशा में परिवर्तन लाते हैं। पर अभी भी सुधार या सरलता के लिए जगह है। रॉकेट के प्रणोद की दिशा को बदलते रहना, इससे ईंधन भी ज़्यादा खर्च होता है, और इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये कठिन भी है, संचार में भी, यांत्रिकी में भी। तो कोई और तरीका है क्या जिससे ये काम हमारा आसान हो जाए और ईंधन भी कम खर्च हो? क्या हम भौतिकी के किसी और प्राकृतिक तथ्य या फिर कोई नेचुरल फिनोमिनन का सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल, बैडमिंटन। बैडमिंटन का आविष्कार भारत में हुआ था। अब कई लोग कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? असल में ये एक बहुत बड़ी बात है। बैडमिंटन की खूबी न रैकेट में है, न कोर्ट में, न नेट में, और न रूल्स में। बैडमिंटन की खूबी है शटलकॉक के निर्माण में। आपने कभी सोचा है कि शटलकॉक हमेशा अपनी चोंच पे क्यों गिरता है? आपने कभी सोचा कि स्मैश मारने पर भी शटलकॉक हवा में तुरंत पलटी मार देता है?
जिससे कि दूसरा खिलाड़ी उसे खेल सकता है, ना कि शटलकॉक के पंख उसके रैकेट में फंस जाएं। शटलकॉक कोई आम वस्तु नहीं है, इसके पीछे बहुत विज्ञान है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले, शटलकॉक अपने चोंच पे ही क्यों गिरता है? अगर आप कहें कि शटलकॉक के आगे का भाग भारी है और पंख हल्के हैं, तो भारी चीज़ जल्दी गिरेगी और शटलकॉक मुड़ जाता है, तो अफसोस, गलत जवाब। बल्कि इस सोच क्रिया से आप फिज़िक्स को शायद कुछ 500 साल पीछे ले जा रहे हो। होता यह है, पंखों के रूप, आकार और बनावट के कारण चोंच की तुलना में जो वायु घर्षण है वो ज़्यादा होता है पंखों में, और वो ज़्यादा प्रभावित होता है वायु घर्षण से। तो वायु घर्षण का जोर उन पे अधिक होता है और शटलकॉक के इन चोंच और पंख में एक असमांतर जोर पड़ने के कारण घूर्ण बल पैदा होता है, जिससे शटलकॉक घूम जाता है। एक बार शटलकॉक सीधा हो जाता है तो उसमें इस प्रकार का असमांतर जोर नहीं लगता और वो घूमना बंद कर देता है। यही कारण है कि आप शटलकॉक को उल्टा भी गिराओ, वो फिर भी पलटी मार के ज़मीन पे सीधा ही गिरेगा। इसको आप इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यही क्रिया वैसे तीरों में भी प्रयोग होता है। यही कारण है कि तीरों के पीछे भी पंख लगाए जाते हैं। तीर को आपने एंगल पे भी ऊपर चलाया तो भी वो अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही अपने आप ही क्षैतिज स्थिति प्राप्त कर लेगा, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यही विज्ञान रॉकेटों पे भी प्रयोग किया जाता है कि रॉकेट कम से कम भारी नियंत्रण या ऊर्जा के खुद ही सीधा लेट जाए और क्षैतिज स्थिति के आने पर फिर फायर करके उसे अपनी आधारित कक्षा में डाल दिया जाए। तो इस क्रिया के पीछे का विज्ञान को समझने के लिए हमें वस्तु पे 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं और उनका उड़ान के दौरान संबंध को देखना पड़ेगा। हम इसी तीर का उदाहरण लेते हैं। तो एक बिंदु है गुरुत्व केंद्र। आपको पता होगा कि ये वो बिंदु है जहां से वस्तु का भार केंद्रित होता है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर यह तीर घूमेगा या कोई भी वस्तु घूमता है तो वो अपने गुरुत्व केंद्र पे ही घूमेगा। गुरुत्व केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा पॉइंट आता है सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर दाब केंद्र। ये वो बिंदु है जिस पे वायु घर्षण का जोर केंद्रित है। तो तीर के पीछे पंख लगा के हम दाब केंद्र को तीर के पीछे भाग में ले गए हैं, गुरुत्व केंद्र के पीछे। और यह इसलिए क्योंकि हमें पता है कि तीर के नोक की तुलना में पंखों का घर्षण ज़्यादा होता है। यही तकनीक शटलकॉक में भी होती है। तो यह तकनीक कि गुरुत्व केंद्र को दाब केंद्र के आगे रखा जाए, रॉकेट को खुद ब खुद उड़ान में क्षैतिज करने का तरीका है। पर इस तकनीक का एक और महत्वपूर्ण योगदान है। मान लीजिए हमने एक तीर सीधे चलाई। अब उड़ान में कुछ हुआ कि तीर की नोक थोड़ी ऊपर हो गई, मान लो कोई हवा का झोंक से। अब दाब केंद्र के पीछे होने के कारण तीर पे इस प्रकार का घूर्ण बल लगेगा कि वो अपने को फिर सीधा कर लेगा। इसी तरह अगर तीर की नोक नीचे हो जाए तो घर्षण तीर के पीछे में ऊपर ज़्यादा लगेगा और घूर्ण बल यानी टॉर्क इस प्रकार से लगेगा कि तीर फिर सीधी हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे तीर की दिशा और उसका नोक आगे ऑटोमेटिकली रहता है। अब उल्टा करके देखते हैं। तीर ऐसे चलाते हैं कि नोक पीछे और पंख आगे। अब क्या होगा? अब आपका दाब केंद्र आगे है और गुरुत्व केंद्र पीछे। तो अब अगर आगे का हिस्सा जहां पंख हैं अगर वो थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए तो घूर्ण बल तीर को उल्टा घुमाने लग जाएगा और तीर पलटी मार लेगी। और अगर ये रॉकेट के साथ हो जाए तो बवाल। तो रॉकेट में ये अनिवार्य है कि आप गुरुत्व केंद्र को दाब केंद्र के आगे रखें, जिससे रॉकेट अपने आप सीधा रहे, स्थायी रहे और घर्षण के सहित मोड़ भी ले। अब वायुमंडल के ऊपरी भागों में हवा की बारीक घनत्व के कारण घर्षण ज़्यादा नहीं होता, पर रॉकेट को अपना गुरुत्व मोड़ करने में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।
अब गुरुत्व और दाब केंद्र के इस रिश्ते को कायम रखना आसान नहीं है। याद रहें कि टंकियां खाली होती जा रही हैं, जिससे रॉकेट का भार में परिवर्तन आ रहा है और रास्ते में चरणों का पृथक्करण भी हो रहा है, जो गुरुत्व केंद्र और दाब केंद्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। वैसे पीएसएलवी का जब तीसरा चरण का ईंधन खत्म हो जाता है, वो उसको तुरंत पृथक्करण नहीं करता और ये अतर्क लगता है कि वो उसे कुछ मिनट लटका के रखता है। मतलब कि खाली ढांचा, टंकी, इंजन को क्यों ले जा रहे हो, फेंकते क्यों नहीं? इसका भी यही कारण है कि दाब केंद्र अच्छे से पीछे रहे और मोड़ पूरा हो जाए। पर दाब केंद्र को गुरुत्व केंद्र के कितने पीछे होना चाहिए? ज़्यादा या कम से कोई फर्क पड़ता है, और क्या? तो इसके लिए हम देखते हैं जैवलिन की एक कहानी। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया भारत के लिए स्वर्ण पदक। उनके जैवलिन ने दूरी तय की 87.58 मीटर, 87.58 मीटर्स। पूर्वी जर्मनी के यूए हॉर्न ने 35 साल पहले 1984 में जैवलिन में विश्व रिकॉर्ड बनाया 104.8 मीटर के साथ। इसका मतलब है कि यूए हॉर्न, जो दरअसल नीरज चोपड़ा के कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने जैवलिन को नीरज चोपड़ा से 17.22 मीटर अधिक दूर फेंका, 17.22 मीटर ज़्यादा फेंका। इसका मतलब है कि अगर नीरज चोपड़ा को यूए हॉर्न के दूरी को बराबर करना हो तो उन्हें अपनी फेंक को तकरीब 20% बढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में आपने कभी भी इतना फासला देखा है? और वो भी दो चैंपियंस के बीच में। 20% कितना होता है? 100 मीटर की दौड़ आपको 10 सेकंड में तो तय करनी ही होगी किसी भी ऊंचे स्तर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। उससे 20% धीरे हो जाता है 12 सेकंड, जो दुनिया भर के स्कूलों के अनजान बच्चे भी कर लेते हैं। तो फिर इन दोनों दूरियों में इतना अंतर कैसे? इसके लिए हम जैवलिन को समझते हैं और कुछ इतिहास। तो जैसे हमने देखा शटलकॉक, तीर और रॉकेट को, जैवलिन की बनावट भी इस प्रकार से है कि उसे अपनी नोक आगे को रखनी होती है। अगर जैवलिन अपनी नोक पर न गिरे तो वो थ्रो फाउल माना जाता है और नहीं गिना जाता। जैसे हमने देखा, इसके लिए जैवलिन में भी गुरुत्व केंद्र और को दाब केंद्र के आगे होना पड़ता है, जिससे उसकी नोक आगे रहे, जिससे उड़ान में पलटने की संभावना कम हो और जिससे वो जमीन में गड़े या फिर नोक के बल गिरे। 1986 तक जैवलिन की बनावट एक प्रकार की थी। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जैवलिन की बनावट में बदलाव आया। ये क्या थे? 1. जैवलिन के भार को थोड़ा आगे ले गए नोक की तरफ, और 2. जैवलिन के पीछे के हिस्से को थोड़ा चौड़ा कर दिया। इन दो बदलावों का परिणाम क्या हुआ? 1. जैवलिन के भार को आगे ले जाने से जैवलिन का गुरुत्व केंद्र और आगे को गया नोक की दिशा में, और 2. जैवलिन के पीछे के भाग को थोड़ा मोटा करने से घर्षण भी थोड़ा बढ़ गया और जैवलिन का दाब केंद्र पीछे को चला गया। इन दोनों परिवर्तनों से जैवलिन के गुरुत्व केंद्र और दाब केंद्र के बीच का फासला बढ़ गया। तो इससे क्या होगा? हुआ ये कि अब जब वायु घर्षण का जोर जैवलिन पे लगेगा तो जैवलिन में बलाघूर्ण ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये सीधे सीधे इसलिए है क्योंकि बलाघूर्ण होता क्या है? बल और घूर्ण केंद्र से दूरी का गुणांक, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। और जैवलिन या कोई पिंड किस बिंदु पर घूमता है? अपने गुरुत्व केंद्र पे। तो घूमता तो पहले भी था, पर नए जैवलिन वायु घर्षण के प्रभाव से ज़्यादा आसानी से घूमेगा क्योंकि उनके दाब केंद्र और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी बढ़ गई है। और अब वही वायु घर्षण का जोर अधिक बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो इससे जैवलिन की उड़ान में क्या फर्क आएगा? तो पहले से अब जैवलिन क्षैतिज स्थिति जल्दी प्राप्त करेगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो अपने उड़ान की चोटी से गिरने लग जाता है तो वो और जल्दी और तीव्रता से अपनी नोक को नीचे करेगा
क्योंकि उस पर घूर्ण बल पहले से अधिक लग रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आगे की दिशा में अब वह ज़्यादा क्षेत्रफल प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि अब वो ज़्यादा लंब है, ज़्यादा वर्टिकल है वो। और याद रखें कि गति की दिशा में क्षेत्रफल अधिक हो तो वायु घर्षण का अवरोधन भी अधिक होगा और इसलिए जैवलिन उतना दूर नहीं जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत अच्छे से दिखती है शटलकॉक में। उसे जितना जोर से भी मारें, आखिर में वो लगभग सीधा 90 डिग्रीज ही गिरता है। पर एक फ़ायदा तो है नए जैवलिन्स के साथ कि वो गड़ते आसानी से हैं, तो फाउल थ्रो कम होते हैं। पहले के जैवलिन में तकनीक ज़्यादा चाहिए होती थी। ये मैंने खुद भी स्कूल में देखा था। उस वक्त तो पुराने स्टाइल के थे, बल्कि बांस के थे, उनको गाड़ना काफ़ी मुश्किल था। और हाँ, अब कोई ये जानना चाहे कि जैवलिनों को बदला ही क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि जैवलिन थ्रो स्टेडियम के अंदर होता है, रेस ट्रैक के अंदर होता है, जिसकी परिधि होती 400 मीटर है, ओलंपिक साइज़ की, और लंबा साइड 100 मीटर से कुछ ज़्यादा है। अब इसमें बंदे ने फेंकने के लिए भाग के भी आना है ना, और फिर लोग 100 मीटर के ऊपर फेंकने लग गए तो जैवलिन ट्रैकों पे पहुंच जाएगा, और ये पहुंचने लग गए थे ट्रैकों के बहुत पास। किसी दिन हवा अच्छी हो तो दर्शकों तक जाए, कोई चोट खा जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए ये बदलाव किए गए। तो इससे रॉकेट इंजीनियर को क्या सीख मिलती है? अगर गुरुत्व केंद्र और दाब केंद्र की दूरी ज़्यादा है तो रॉकेट और तुरंत मुड़ने लग जाएगा और हो सकता है क्षैतिज स्थिति जल्दी प्राप्त कर ले अपनी आधारित ऊंचाई से पहले। अगर फासला ज़्यादा ही कम हो तो सकता है वाहन ठीक से मुड़े ही ना, और फिर मुड़ने के लिए आपको अलग से ईंधन खर्चना पड़ेगा, और अगर बैड लक खराब है तो पलट भी सकता है। तो यह हुई कहानी रॉकेट की धरती से अंतरिक्ष की यात्रा की। यह है कहानी रॉकेट की वायुमंडल से निपटने की। यह है कहानी रॉकेट की अंतरिक्ष कक्षा में प्रवेशन की। हमने देखा कि वायुमंडल और उसका घर्षण, जो आम रूप से दिखता है सीधा साधा, असल में है अति घातक और है बड़ा सरदर्द। तो अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। मान लो धरती पे वायुमंडल ना होता, जैसे मान लो कि हम चांद से रॉकेट उड़ाते, तो रॉकेट के प्रक्षेपण यात्रा में और रॉकेट के बनावट में हमें खास क्या फर्क दिखते? थोड़ा सोच लीजिए, सवाल दिलचस्प है। हम मिलते हैं 10 सेकंड बाद। तो अगर हम ऐसे ग्रह पे हैं जहां वायुमंडल नहीं है, तो सबसे पहले हम रॉकेट सीधे ऊपर बिल्कुल भी नहीं भेजते। हम रॉकेट तकरीब लेटा के ही भेजेंगे। रॉकेट को ऊपर की दिशा में भेजना और फिर मोड़ना अब अतर्क्य होगा। बेफजूल का ईंधन खर्च होगा, फालतू के तकनीकी उलझनों में फंसना होगा, तो ऐसे कोई इंजीनियर करेगा नहीं। अब आपको याद होगा कि पिछले पाठ में हमने देखा कि 2 रॉकेट थे जिनका डेल्टा वी बराबर था। एक में ईंधन 100 ग्राम के 100 गोलों से था, मतलब कुल 10 किलो का ईंधन, और दूसरा रॉकेट ने हमें उतना ही डेल्टा वी दे दिया सिर्फ एक गोले से, जो 6.96 किलो का था। तो कम ईंधन से उतना ही डेल्टा वी पाने का राज था कि अपने ईंधन को तुरंत से तुरंत इस्तेमाल करो, क्योंकि उससे रॉकेट भी जल्द से जल्द हल्का हो जाएगा। धरती पे ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गति तुरंत पकड़ लें तो रॉकेट वायुमंडल में टूट जाएगा। पर अगर वायुमंडल ना हो तो इसी प्रणाली से रॉकेटों का संरूपण होगा। बिना वायुमंडल के रॉकेट अब ऊंचे नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आकार का क्षेत्रफल कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर्षण ही नहीं है। और क्योंकि घर्षण नहीं है, उन्हें धीरे से उठने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्हें एक के ऊपर एक चरण लगा के उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब रॉकेट बनेंगे चौड़े, जिसमें पहले चरण के सारे रॉकेट जल्दी से अपने टंकियां खाली करेंगे, पृथ्वीकरण करेंगे और रॉकेट को
बहुत तेजी से तुरंत से अपने पथ की ओर भेज देंगे। फालतू का बोझ क्यों ज़्यादा टाइम उठाने का, जल्द से जल्द गुरुत्व क्षेत्र से निकलने का, डेल्टा वी व्यर्थ नहीं करने का। पर ठहरिए, इसी सोच क्रिया को आगे क्यों न ले जाएं? हमें अपना उपग्रह या सामान या पेलोड को रॉकेट पे उड़ाने की आवश्यकता ही क्या है? हम उसे धरती से ही विस्फोट से क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल जैसे बंदूक की गोली और कारतूस। गोली अब हो जाएगा हमारा सामान, कारतूस दहन कक्ष, बारूद हमारा प्रपेलक, और बंदूक की नली को अब हम प्रक्षेपण नली या लॉन्च टनल कह सकते हैं। इससे सरल और सस्ता डिज़ाइन क्या हो सकता है? अब जो भी हो, पर अगर ग्रह पे वायुमंडल ना हो तो रॉकेटों का प्रक्षेपण कुछ स्टार वॉर्स के मिलेनियम फैल्कन जैसा ही दिखेगा। तो इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसमें हमने देखा प्रक्षेपण वाहन की अंतरिक्ष को यात्रा। हमने देखा कि वायु घर्षण के साथ वाहन की बनावट और वायुमंडल का ज्ञान होना आवश्यक है। हमने देखा कि कैसे रॉकेट अपने दिशा को बदल सकते हैं। ये प्रणोद नियंत्रण प्रणाली द्वारा हो सकता है, जिसमें रॉकेट अपने धक्के पे नियंत्रण रखते हैं, अपने प्रपेलक की दिशा को परिवर्तित करके। तरीके और भी हैं और इनको हम देखेंगे अगले पाठ में। इन तरीकों को कहते हैं सक्रिय नियंत्रण या एक्टिव कंट्रोल। हमने ये भी देखा कि निष्क्रिय नियंत्रण या पैसिव कंट्रोल से भी रॉकेट अपनी दिशा को सुधार सकते हैं। वायु घर्षण से रॉकेट में बलाघूर्ण उत्पन्न करके। परंतु एक भारी सवाल रह गया है। रॉकेट को अपनी दिशा सुधारने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि उसकी दिशा है क्या। रॉकेट को कैसे पता कि उसकी चोंच कहां, उसकी पूंछ कहां? रॉकेट को कैसे पता कि वो देख कहां रहा है, दाएं कि बाएं, ऊपर या नीचे? रॉकेट को कैसे पता कि वो अपने पेट पे चल रहा है कि पीठ पे, या फिर साइड को लेट के चल रहा है? और फिर कौन सा साइड, लेफ्ट साइड कि राइट? रॉकेट स्थितिकरण या रॉकेट स्टेबलाइजेशन रॉकेट यांत्रिकी का वो विषय है जो बताता है कि रॉकेट अपनी दिशा व्यवस्था या ओरिएंटेशन की पहचान कैसे करे और उसमें परिवर्तन कैसे लाए। इसको करने के लिए एक शब्दावली भी चाहिए, एक परिभाषा स्थापित होना चाहिए। तो ये सब होता कैसे है? आप में से कई हैरान होंगे कि इसका रहस्य एक ऐसे खिलौने में है जिसके साथ आप सब ने कभी न कभी खेला होगा और जो भारत के हर हिस्से में हजारों साल पुराना है। यह सब हम जानेंगे अगले पाठ में, रॉकेट स्थितिकरण। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।